हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो AIB 18 का नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो उसके लिए BR एक्ट में से हमें क्वेश्चन के आंसर कैसे चाटने हैं। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं अपने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको यूज़ करूंगा। उसमें से कोई भी क्वेश्चन पिकअप करके और आपको आंसर कैसे हमें BR एक्ट से निकालना है उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ हमारा पहला और दे रखा है, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है सहज दृश्य भाग में पढ़ी जाएगी। दूसरा हमें दे रखा है उस गृह या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या इस नगर या गांव के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। एक प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित किए जाने का निर्देश दिया जा सकेगा। तो यहाँ हमसे ए में दे रखा है केवल सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही, बी में दे रखा है सेकंड और थर्ड सही, और सी में दे रखा है केवल फर्स्ट, थर्ड और आपका जो फोर्थ है वो सही, और डी में दे रखा है ये सभी सही हैं। तो भाई ये फरार व्यक्ति के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो ये आपका प्रोसीडिंग जो है दे रखी है आपकी CRPC में। तो अब यहाँ चल BR एक्ट उठाएंगे हम CRPC का, दंड प्रक्रिया संहिता, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC हो गई हमारी। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें इंडेक्स खोल लेनी है और वहाँ हमें ढूंढना है फरार व्यक्ति। तो यहाँ देख रहे हैं आप 1 2 3 से आप स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 11 21 25 25 26 27 28। यहाँ हमें अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, और मेरे को पता है कि ये 82 में दे रखा है, सेक्शन 82 में। तो ये मैं आप लोगों को बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस में नहीं रहे हैं, तो उनको सेक्शन जो है ध्यान से देख लेना, और उन्हीं के सामने जो डिटेल है वो लिखी हुई है। तो यहाँ चले जाते हैं हम सेक्शन सीधा 82 की ओर। यहाँ हमें दे रखा है 82 में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। अब यहाँ ये हो गया आपका सेक्शन, और सेक्शन के सामने ही दे रखा है आपका पेज नंबर 28। तो यहाँ पे हम पेज नंबर 28 को ओपन कर लेते हैं। यहाँ गए पेज नंबर 28 पर। अरे भाई आजा निकल के जल्दी। 27, 28 यहाँ दे रखा है आपको 80, 81 और 82। ये आ गया आपका फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। तो यहाँ आप देख सकते हैं उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। फर्स्ट में देखा क वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। ख वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। तो ये हो गया हमारा फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारा डी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तो हमारा जो डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम सिविल से। यहाँ दे रखा है आपको सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकाटा प्राण न्याय की संकल्पना से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है हमें सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 30। तो भाई अपना सिविल का BR एक्ट उठाएंगे हम अपना, जो हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता है काफ़ी मोटा है। IPC और CRPC और CPC के जो BR एक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा आपको मोटे मिलेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले धारा 10। चल भाई सेक्शन 10 आ जा फटाफट से। तो यहाँ आते हैं हम सेक्शन 10 की ओर। तो यहाँ दे रखा है वाद का रोक दिया जाना। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ भाई, आगे चलते हैं। हमारा था 11, और 11 में दे रखा है हमको पूर्व न्याय। तो भाई आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ आपको जो आपका BR एक्ट है उसमें दे रखा है पूर्व न्याय
11 में। थोड़ी हेल्प बगल वाले पेज से भी ले लेते हैं जो हमें इंग्लिश में दे रखा होता है। तो यहाँ आप 11 में देख सकते हैं रेस जुडिकाटा, जुडिकाटा। तो आप देख पा रहे हैं भाई, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका जो 11 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन हमको दे रखा था 4 पे, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकाटा प्राण न्याय की संकल्पना से संबंधित है। तो यहाँ आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा, धारा 11। तो आगे भाई हम चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपना, किससे लें, एक सिविल का ही ले लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ 11 में दे रखा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है। तो यहाँ इंग्लिश में आप देख लें इसको एक बार। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विद द डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। तो आपको यहाँ आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए में दे रखा है आदेश 20 और बी में दे रखा है आदेश 21 और सी में आदेश 22 और डी में आदेश 23। तो यहाँ आप सिंपल सा ही करना है भाई, हमको फिर से सिविल के इंडेक्स में जाना है जो हमारी सीपीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोड्यूसर, सिविल प्रक्रिया संहिता। तो वहाँ पे हमें देखना जाना है इंडेक्स में। अब इंडेक्स में यहाँ हम आ जाते हैं आपके तो इंडेक्स में जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका सीआरपीसी का, जो फर्स्ट शेड्यूल दे रखा है उसमें दे रखे हैं आपको ऑर्डर। यहाँ इंग्लिश में आपको दिखाई दे रहेंगे पार्टीज ऑफ सूट्स, हिंदी में चले जाते हैं वादों के पक्षकार। तो यहाँ हमसे पूछा था भाई, कौन कौन सा पूछा था, आदेश 20। तो आदेश 20 की ओर चले जाते हैं। ऑर्डर 20 कहाँ गया भाई, ये आ गया आपका ऑर्डर 20। तो ये दे रखा है हमें निर्णय और डिक्री के बारे में। तो और हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है। तो हमारा 20 नहीं हो सकता। फिर आगे देखते हैं हम अपना 21। तो फिर से इंडेक्स खोलेंगे अपनी और आदेश 21 की ओर चले जाएंगे। यहाँ पर आदेश 25, आदेश 21, ये आजा भाई आजा। तो ये चले गए आप आदेश 21 की ओर। तो यहाँ दे रखा है आपको डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन, इससे भी कोई मतलब नहीं है भाई हमारा। अब हमको आगे दे रखा है आदेश 22। अब जाते हैं आदेश 22 की ओर। तो यहाँ दे रखा है आपको आदेश 22 और यहाँ सबसे ऊपर ही दे रखा है पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला। तो सीधी बात है, आपको अंडर वेयर एक्ट पलटने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आदेश 22। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यह तो हो गई सीआरपीसी की बात और आपकी सीपीसी की बात। और यहाँ एक सीपीसी में एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं देख लेना है हमें। हमसे चैप्टर पूछा जा रहा है, ऑर्डर पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको ऊपर देख लेनी है। और इसके लिए आपको करना यही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, पूरा वेयर एक्ट पलटने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर से पहले आप अच्छा होगा कि एक बार आपके पास जितने भी वेयर एक्ट हैं उन सब की जो इंडेक्स है उसको एक बार नहीं तो कम से कम 3-4 बार तो पढ़ ही लें। तो आपको पता चल जाएगा कि इसके में जो इंडेक्स है इसमें अंदर कौन कौन सी चीज़ दे रखी है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ से पूछा जा रहा है। जैसे हमसे यहाँ हम उठा लेते हैं अपना आईपीसी का वेयर एक्ट। तो यहाँ पे दे रखे होंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हमको चैप्टर दे रखे हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ चैप्टर फर्स्ट ये हो गया अध्याय। तो यहाँ आपसे चैप्टर में भी पूछा जा सकता है कि जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ सीआरपीसी के किस चैप्टर में दी गई हैं। तो यहाँ अध्याय 4। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, जो हमारी इंडेक्स जो रहेगी उसको हमें कम से कम 3-4 बार पढ़ लेना है। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं भाई। मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, मेरे पास और ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग माइंड ना करें। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो है हेल्प कर दूँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं भाई।
अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना हिंदू मैरिज एक्ट से। यहाँ दे रखा होगा आपको 24 में, आप देख रहे हो जो दे रखा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट वाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान में दिया गया है। तो ए में दे रखा है धारा 22, बी में धारा 23, सी में धारा 24 और डी में धारा 25। इंग्लिश से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी जिनकी इंग्लिश अच्छी हो। मेरा मतलब कहने का ये है, इंग्लिश और हिंदी से मतलब नहीं है भाई। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में यहाँ लैंग्वेज काफ़ी टफ आ जाती है, तो इंग्लिश की ओर भी पढ़ लो, तो उससे हमें क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो जाती है। जैसा मैंने आपको अभी सिविल के क्वेश्चन में दिखाया था। तो यहाँ हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है हिंदू विवाह अधिनियम में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट वाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान। ये रहा आपका क्वेश्चन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट वाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान में दिया गया है। तो यहाँ में दे रखा है आपको ए धारा 22, बी धारा 23, सी धारा 24 और डी धारा 25। तो फिर से आपको वही सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, आपको इंडेक्स की ओर ही देखना है। ये आ गया हमारा हिंदू विधि का, हिंदू लॉ का बेयर एक्ट। और यहाँ हमसे सेक्शन पूछे गए हैं आपके सबसे पहले ए में 22। तो यहाँ हम ए में 22 की ओर चले जाते हैं। ये गए हम 22 की ओर। तो यहाँ दे रखा है 22 में आपको कार्यवाहियों का बंद कमरे में होना और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित न किया जाना। तो सेक्शन 22 में ये दे रखा है, ये भी हमसे नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वाद लंबित रहते भरण पोषण। तो अगला हमारा आ गया आपका धारा 23। ठीक है, तो यहाँ धारा 23 देखेंगे। तो धारा 23 जो कह रही है वो कह रही है आपकी कार्यवाहियों में डिग्री, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है भाई, अब आते हैं सी की ओर। सी में दे रखा है धारा 24। तो धारा 24 में आप जो सेक्शन 24 है उस पर आप चले जाते हैं। तो यहाँ क्लियर आपको दे रखा है वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय। तो आपका जो आंसर जो है वो हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट वाद लंबित रहते भरण पोषण। तो सी में दे रखा है धारा 24 और वेयर एक्ट में सी में आपको दे रखा है 24 में वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा पलटने की ज़रूरत नहीं है अपने वेयर एक्ट को। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको जाना है अपनी इंडेक्स की ओर और इंडेक्स में भी वहाँ से आपको न समझ में आ रहा हो, वहाँ पे वो चीज़ ना मिले तो खोल के देखते चले जाइए, पेज नंबर पे चले जाइए और वहाँ जाके आप इसको पढ़ लीजिए, आपको आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और भाई कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे इसमें रहेंगे PIL से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ हमको दे रखा है सेक्शन, वो आपके थे भगवती PN भगवती, जस्टिस PN भगवती, वो आपके PIL के जनक थे। ठीक है भाई, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि उसके लिए आपको जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी उन क्वेश्चनों में। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको दे रखा है 98 में, मान लीजिए कि FIR स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की है, प्रवादी के पास क्या विकल्प होंगे? तो A पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना, B निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना, C इनमें से कोई नहीं। और यहाँ हमें दे रखा है D दोनों पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। तो यहाँ आपका जो D है वो आपका सही रहेगा। पहले हम जाते हैं पुलिस अधीक्षक के पास, क्योंकि थाने वाले तो हमारी सुन नहीं रहे हैं, और जब आपका जो SP है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तब हम जाएंगे कोर्ट में, निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। तो यहाँ जो आपका D है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। पेपर से पहले सिंपल आप जो आपके वेयर एक्ट हैं उनके जो इंडेक्स आपको दे रखे हैं कम से कम 3-4 बार उनको आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत पेपर देने में होगी नहीं और आप आराम से अपना जो पेपर है वो क्लियर कर लोगे। और ये भी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो आपके वेयर एक्ट हैं वो कोशिश करें वो ऐसे लेके वो आपको दोनों लैंग्वेज में
प्रोवाइड हो, इंग्लिश में भी हो, हिंदी में भी हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में भी हमारे काफ़ी टफ वर्डिंग जो होती है वो हो जाती है, तो वहाँ हमें इंग्लिश से हेल्प मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको जो एक मेरा सिविल प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें आपको बता दिया है। तो भाई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। और भी आपके जो कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो आराम से आपका पेपर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो इंडेक्स है आपकी बेयर एक्ट की वो 3-4 बार पढ़ लेनी है। थैंक यू। और भाई लोग प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।